नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निधि जैन और स्वागत करती हूँ आपका परचम क्लासेस में। हम लोग एनवायरमेंटल स्टडीज की सीरीज को ही आगे बढ़ा रहे हैं अभी, और उसी में सबसे मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ओके, सो इसमें हम क्या क्या बात करेंगे। ग्रीन हाउस जैसे कंटेंट्स देख सकते हैं आप, ग्रीन हाउस क्या होता है, हिस्ट्री क्या है ग्रीन हाउस की, कितने तरह के ग्रीन हाउस हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्चुअली में होता क्या है, राइट, इफेक्ट की बात कर रहे हैं हम, कॉजेस क्या है इसके, देन इंपॉर्टेंस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, देन ग्लोबल वार्मिंग को कैसे ये लीड करता है, फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, और रोल ऑफ स्टूडेंट्स, आपके रोल क्या है, हम इसको कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रीन हाउस क्या होता है। ग्रीन हाउस एक्चुअली क्या कंसेप्ट है। ग्रीन हाउस का ये कंसेप्ट है, इसको ग्लास हाउस भी कहते हैं। एक ऐसी बिल्डिंग होती है जिसमें प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, ठीक है, पौधों को उगाया जाता है। ये छोटी बिल्डिंग भी हो सकती है और एक बड़ी सी बड़ी इंडस्ट्री जितना भी हो सकता है ये, ठीक है। सो ये ग्रीन हाउस समझ गए आप क्या होता है। एक ग्लास का हाउस होता है, घर होता है ग्लास का बना हुआ, जिसके अंदर पौधे उगाए जाते हैं। समझ आ गया। सिंपल शब्दों में अभी हम इतनी सी बात करेंगे। ठीक है, मिनिएचर जो छोटे छोटे से ग्रीन हाउस होते हैं उसको कोल्ड फ्रेम भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। अब टाइप्स, कितने टाइप होते हैं ग्रीन हाउस के। ग्रीन हाउस एक्चुअली दो तरह के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल क्या है, नेचुरली क्रिएट किया गया, और आर्टिफिशियल ह्यूमंस द्वारा क्रिएट किया गया है। ओके, देन द ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर ट्रैप द सोलर रेडिएशंस। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, नेचुरल में कि जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है वो ट्रैप करती है रेडिएशंस। ओके, और आर्टिफिशियल में क्या हो रहा है, हमारा जो कांच का हमने ग्लास बना लिया है वो ट्रैप करता है रेडिएशन, और वो सारे रेडिएशंस को वापस से बाहर नहीं जाने देता है, अंदर ट्रैप कर लेता है काफी को। इट क्रिएट्स, अब नेचुरल के बारे में बात करें, इट क्रिएट्स द होल अर्थ का हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, इट क्रिएट्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ द होल अर्थ, पूरे अर्थ का हीटिंग इफेक्ट ये क्रिएट कर रहा है। और आर्टिफिशियल क्या है, स्पेसिफाइड एरिया में ही जो है हमारा क्रिएट कर रहा है। देन नेचुरल लार्ज एरिया को कवर करता है, आर्टिफिशियल स्मॉल एरिया को कवर करता है। ये अभी आप लोग ध्यान रखिए, मैं ग्रीन हाउस के बारे में बात कर रही हूँ, ग्रीन हाउस इफेक्ट अभी तक अपन ने बात नहीं किया है। ठीक है, तो जल्दी से केवल ग्रीन हाउस के बारे में हमने बात कर लिया है। अब हम बात करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्चुअली क्या होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक एक्चुअली एक नेचुरल फिनोमेना है जो कि अर्थ के सरफेस और एटमॉस्फेयर को हीट करने के काम आता है। ठीक है, मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है। उसकी वजह से हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है या अर्थ की हमारी सतह है वो गर्म रहती है इतनी कि हम अच्छे से रह सकते हैं उसके अंदर। आगे पढ़ते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट द कैपेसिटी ऑफ सर्टेन गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, द कैपेसिटी सर्टेन गैसेस इन द एटमॉस्फेयर to trap heat emissions, to trap heat emitted from earth's surface, thereby insulating and warming the planet। सिंपल शब्दों में आपको समझाऊंगी, इसमें ज्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बोल रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, जब गैसेस होती है हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में, उसका जितना कैपेसिटी होगा ट्रैप करने का, ठीक है, रेडिएशंस को, और उसी के कारण क्या होता है, हमारा ये जो एटमॉस्फेयर है ये गर्म होता है, उसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये मैं आपको बहुत अच्छा अभी पिक्चर के द्वारा समझाऊंगी आगे, लेकिन तब तक से ग्रीन हाउस इफेक्ट किसने डिस्कवर किया था, जोसेफ फूरियर ने डिस्कवर किया था 1824 के अंदर। फर्स्ट रिलायबली एक्सपेरिमेंट किसने किया था, मतलब एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो रिलायबल, वो बोल रहा है कि हाँ भाई ग्रीन हाउस इफेक्ट है अपना, वो किया था जॉन टिंडल ने 1858 में। और क्वांटिटेटिव रिपोर्ट किसने किया था, किसने क्वांटिटेटिव रिपोर्ट किया था, क्वांटिटेटिव मतलब कह रहे नंबर्स में कि हाँ इतना इतना होता है ऐसा, वो किया था हमारे सिवेंटे अरेनियस ने 1896 के अंदर। समझ में आ गया, फाउंडर कौन थे हमारे। अब मैं आपको एक अच्छी सी पिक्चर के द्वारा समझाऊंगी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या। ये देखिए, अगर आप इस पिक्चर को देखें, ये देखिए, सबसे पहले इस पिक्चर में क्या हो रहा है, सन के द्वारा रेडिएशंस आ रही है। ठीक है, रेडिएशंस आ गई हमारी सन के द्वारा अर्थ के अंदर। अभी अर्थ का एटमॉस्फेयर
ठीक है, क्या कर रहा है, और जो क्लाउड्स हैं यहाँ पर मौजूद वो क्या कर रहे हैं, कुछ रेडिएशंस को वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं। कुछ तो अर्थ और क्लाउड्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ वो लोग रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या हो रहा है हमारा, अब जब वो रिफ्लेक्ट करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर ये कुछ गैशियस मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं, राइट। दिख रहे हैं ये वाले क्लाउड्स आपको, ये वाले क्लाउड्स, ठीक है। तो ये जो गैशियस मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो हमारे एटमॉस्फेयर में वापस नहीं जा पा रही है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में नहीं जा पा रही है और वो वापस से यहाँ पर सन के अंदर आ रही है, हमारे सन क्या, अर्थ के अंदर आ रही है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में। दिख रही है आपको, वापस से नहीं गई सारी। तो क्या हुआ, ये देखिए, हम अगर इसकी बात करते हैं, क्या हुआ, सन ने भेजा, ये एमिट किया। अभी अर्थ जब एमिट कर रहा है तो कुछ रेडिएशंस हमारी इन गैशियस मॉलिक्यूल्स के पास में मौजूद है, ठीक है। गैशियस मॉलिक्यूल्स के पास में एक, ये दो और ये तीन यहाँ पर मैंने बता रखा है। तो इसने क्या किया, कुछ एब्जॉर्ब किया और उन्होंने क्या किया, हर जगह रेडिएट कर देते हैं ये जो हमारे एमिशंस ये लोग एब्जॉर्ब करते हैं रेडिएशंस, वो हर जगह एमिट किया। तो कुछ वापस से अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही रह गए और बाकी केवल इतने से बाहर गए हैं। तो ये जो रेडिएशंस एटमॉस्फेयर में रह गए हैं वो अर्थ में वापस आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ा रहे हैं। अब इससे टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है। समझ आ गया ग्रीन हाउस इफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार मैंने बहुत अच्छे से रिपीट कर दिया है, सो नो दिक्कत, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये और भी अच्छी फोटो है, मैंने आपको बहुत अच्छी अच्छी फोटोज इसलिए लगा दी क्योंकि फोटोज से समझना बहुत आसान होता है। देखिए, ये अर्थ की रेडिएशंस आ रही है यहाँ से, ये देखिए, ये अर्थ की रेडिएशंस यहाँ से आ रही है हमारी, ये एमिट कर रहा है, ये एमिट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे हमारे गैशियस मॉलिक्यूल्स हैं, वो हम आगे देखेंगे कौन कौन सी गैसेस होती हैं, ठीक है। गैशियस मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या कर रहा है, इंफ्रारेड रेडिएशंस इज एमिटेड, ठीक है। इंफ्रारेड रेडिएशन एमिटेड बाय अर्थ सरफेस, जो इंफ्रारेड हमारा अर्थ सरफेस एमिट कर रहा है वो ये गैशियस मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं और वो उसको वापस से हमारे अर्थ सरफेस में ही भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये गर्म हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट वेरी क्लियर, कुछ दिक्कत नहीं है इसके अंदर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, यस, नाउ अब मैंने आपको बोला कि ये गैसेस एब्जॉर्ब करती हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेस करती क्या हैं, ठीक है। कौन सी होती है, सबसे पहले मैं ग्रीन हाउस गैसेस आपको बता देती हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड जो मेजर ग्रीन हाउस गैसेस है, ठीक है। अगर हम हमारे सोशल हैंडल्स चेक करेंगे उसके ऊपर क्वेश्चन भी है आज की, इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो जो मेजर ग्रीन हाउस गैसेस है वो मैं आपको बता देती हूँ, वो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, और कौन सी, वाटर वेपर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाटर वेपर तो है ही, मिथेन। सो ये सारी हमारी गैसेस, बहुत ज्यादा मेजर कॉन्सेंट्रेशन अगर इनका होता है, HFCs, क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। सो ये क्या करती है, ये एक ब्लैंकेट की तरह होती है। ब्लैंकेट हमारा क्या करता है, हम जब ब्लैंकेट ओढ़ते हैं तो वो हीट, हमारी ठंड अंदर नहीं आता और जो हीट है हमारी वो अंदर ही रहता है, इसीलिए वो क्या होता है, जो हमारा गर्म हो जाता है अंदर का। तो ये भी एक स्पेस ब्लैंकेट की तरह एक्ट करती हैं अर्थ के ऊपर। ये जो गैसेस हैं वो हीट, ये जो हमारी इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं उसको अंदर ही अब्सॉर्ब कर लेती हैं और अर्थ की तरफ ज्यादा इसको रिफ्लेक्ट करती हैं, वो चारों तरफ रिफ्लेक्ट करती है, अर्थ की तरफ भी आती है। सो ये होता है, अर्थ ग्रेजुअली गेट्स वार्मर और इसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। इसी को हम कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग। समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब ये मैं जो आपको ग्रीन हाउस गैसेस कह रही थी, देखिए इसके परसेंटेजेस अदर देन वाटर वेपर की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। देखिए अदर देन वाटर वेपर, क्योंकि वाटर वेपर तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता ही है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, सबसे ज्यादा वाटर वेपर ही होता है, ठीक है। तो अब आप लोग देखिए, जैसे इसको अब क्या कह रहे हैं हम, सबसे ज्यादा क्या है हमारी इसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सबसे ज्यादा क्या है हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सबसे ज्यादा हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है इसके अंदर, फिर हमारी है मीथेन, ठीक है, फिर हमारी है ओजोन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और फिर हमारी होती है नाइट्रस ऑक्साइड। समझ आ गया।
कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा होती है, अदर देन वाटर वेपर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इसके जो कॉन्सेंट्रेशन है फ्रेंड्स, ये बहुत वेरी करते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम नोटिस किया गया है, लेकिन ऑन एन एवरेज बात करते हैं हम तो यस 30 से 70% कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारी, ठीक है। 3 से 10% हमारी ओजोन होती है, ऐसे ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है 10 से हमारी 15%, ऐसा करके है। ओके, तो ये आप पिक्चर ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसका होता है, वाटर वेपर के अलावा की बात कर रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसेस जो हमारी रेडिएशन ट्रैप करती है और अर्थ को वार्म करने में मदद करती हैं। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम इससे। चलिए अब हम वाटर वेपर की बात करते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। वाटर वेपर सबसे ज्यादा अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस है, ये मैंने आपको बोला, ये सन के हीट एमिशन से प्रोड्यूस होती है। ये सबको पता है ना, कैसे पानी गर्म हुआ भाप बन गई, दैट इज वाटर वेपर, ठीक है। नाउ मोस्ट ऑफ द ग्रीन हाउस हीटिंग ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज ड्यू टू वाटर वेपर एब्जॉर्प्शन ऑफ IR रेडिएशन एमिटेड बाय अर्थ। ये बोल रहे हैं जो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो वाटर वेपर के कारण ही है, क्योंकि अर्थ जो इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट कर रहा है, वाटर वेपर उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वो उसको एमिट अगर करते हैं तो क्या हो रहा है हमारा, एंड देन ट्रांसफरिंग द एनर्जी टू द सराउंडिंग एयर मॉलिक्यूल्स, और फिर वो जो एनर्जी है सराउंडिंग एयर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इससे अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वो गर्म हो रहा है, ठीक है। ये कॉजेज, ये जो वाटर वेपर है, इट कॉजेज अराउंड 2/3 ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। समझ आ गया, 2/3 ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो द हायर द टेम्परेचर द मोर द वाटर वेपर। समझ आ गया। इसकी साइकिल भी हमको पता है, ये जो साइकिल होती है हमको पता है, ये साइकिल ऐसा ही है, ज्यादा टेम्परेचर होएगा पानी ज्यादा इवेपोरेट होएगा, ज्यादा वाटर वेपर बनेगा, फिर वापस से कंडेंस होएगा, बारिश आएगी, ये सारा प्रेसिपिटेशन एंड सब साइकिल्स हम भी डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। अभी जस्ट एक आप समझ लीजिए कि वाटर वेपर का क्यों इंपॉर्टेंस है, क्या है ये। ओके, देन हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट अबंडेंट गैस जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये नेचुरली भी बनती है और आर्टिफिशियल मैन मेड तरीके से भी होती है। नेचुरली हमें पता है फोटोसिंथेसिस तो एक रिजर्वोयर है, ठीक है। अदरवाइज हमारी नेचुरली कैसे बन रही है, एनिमल रेस्पिरेशन से, ठीक है, हम रेस्पायर कर रहे हैं उससे बन रही है नेचुरली। डेड ऑर्गेनिज्म जब उसको डिकम्पोज करते हैं, वेस्ट मटेरियल को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेड मटेरियल को, उससे हमारी CO2 बन रही है, ठीक है। तो काफी ज्यादा हमारी जो CO2 है ये डेवलप होती है, राइट। अब इंडस्ट्रीज, मैन मेड इंडस्ट्रीज के कारण जो हमारे एमिशंस हो रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, सो उससे भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर में अंदर आ रही है। ओके, समझ आ गया। अब केवल एक ही चीज है, प्लांट्स, इसीलिए कहते हैं प्लांट्स ज्यादा से ज्यादा उगाओ, क्योंकि प्लांट्स ही है जो CO2 ले सकता है अपना, ठीक है। दैट इज वाई हम कहते हैं प्लांट्स ज्यादा उगाइए, क्योंकि हम जो इतने सारे सोर्सेस से CO2 दे रहे हैं, लेकिन ले तो भाई एक ही बंदा रह रहा है, प्लांट्स ही ले रहे हैं केवल। सो दैट इज वाई। अच्छा, रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 25% ऑफ द नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन सिंक हेल्प रिमूव CO2। कार्बन सिंक कौन है, ये पेड़ पौधे ही है, ठीक है, जो कार्बन सिंक फोटोसिंथेसिस से अपने अंदर ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए इनको कहा जाता है कार्बन सिंक। समझ आ गया। नेक्स्ट हम गैस की बात करते हैं, मीथेन। मीथेन भी अभी मैनमेड तरीके से भी प्रोड्यूस होती है, नेचुरली भी प्रोड्यूस होती है। जैसे हम माइनिंग करते हैं कोयले की, तब प्रोड्यूस होती है। एंटेरिक फर्मेंटेशन, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे रिमेन्स, मैन्योर्स, या तो खाने के कचरे जो होते हैं, जो हम बोलते हैं ना खाद बनाने के लिए, सपोज जो भी वेस्ट है हमारा, ऑर्गेनिक वेस्ट है, उस पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फर्मेंट कर रहे हैं, उससे भी मीथेन बनती है। खाद बन रही है, उसमें भी लैंडफिल, सारा कचरा इकट्ठा कर देते हैं। लैंडफिल्स क्या होती है, एक ऐसा एरिया जहां पर कचरा ही कचरा इकट्ठा कर देते हैं बहुत सारा। उससे भी मीथेन गैस जनरेट होती है। देन पेट्रोलियम सिस्टम्स, हमारे नेचुरल गैस सिस्टम्स है, उससे तो मीथेन गैस जनरेट होती ही है। समझ में आ गया। अब मीथेन मॉलिक्यूल जो है, CH4 मीथेन कहते हैं ना हम, वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकती है हमारी ये जो गैसेस है देन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। समझ आ गया, उसमें ज्यादा एब्जॉर्ब करने की इंफ्रारेड रेडिएशंस को कैपेसिटी है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम ओजोन की बात करते हैं।
ओजोन अगेन एग्जिस्ट करती है नेचुरली, ये हमारे अर्थ की एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो हमें यूवी रेडिएशन से मदद करती है, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में आप टेंशन मत लीजिए, हम ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में भी अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। ये एक ऐसी लेयर है, ये एक ऐसी गैस है जो कि हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद है। अगर आपको याद हो तो स्ट्रेटोस्फेयर हमने जब एटमॉस्फेयर एनवायरमेंटल स्टडीज का बेसिक डील किया था एटमॉस्फेयर रिलेटेड, तब हमने स्ट्रेटोस्फेयर को भी अच्छे से डिस्कस किया था, सारी लेयर्स को, तो आप उसमें से देख सकते हैं। समझ आ गया ओजोन का काम क्या है? यस, ये हमारी सारी जो है, ये हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो सन अर्थ जो रेडिएशंस एमिट कर रहा है, हमारे इंफ्रारेड रेडिएशंस एमिट कर रहा है, उसको कैप्चर करने में मदद करती है, उसको वापस से रेडिएट करती है एनर्जी आसपास के सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स में, अर्थ सरफेस में, और वो वार्म रखती है। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाती है। समझ आ गया ये सारी लेयर्स? ओके। देन नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में हम बात कर लेते हैं। वो अगेन मैनमेड और नेचुरल तरीके दोनों से बनती है। एग्रीकल्चरल सॉइल मैनेजमेंट की हम बात करें, ठीक है, तो उसमें और मैन्योर मैनेजमेंट में नेचुरली बनी रही है हमारी। बाकी ट्रांसपोर्टेशन हुई, केमिकल इंडस्ट्री हुई, स्टेशनरी कंबशन, ये जितने हमारे पावर प्लांट्स होते हैं उसमें कंबशन होता है, उसको स्टेशनरी कंबशन कहते हैं। इन सब में भी नाइट्रस ऑक्साइड क्या होती है? बनती है। मॉलिक्यूल 300 टाइम्स मोर इफेक्टिव एज अ ग्रीन हाउस गैस। समझ रहे हैं आप? 300 गुना क्षमता इसमें ज्यादा है एज कंपेयर टू अ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, गैसेस को, इंफ्रारेड रेडिएशंस को ट्रैप करने के लिए। समझ में आ गया? तो ये 300 गुना ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा कर सकती है कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन के अंदर। समझ आ गया? चलिए ना, अगर अब आप सोच रहे होंगे कि ये गैसेस इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हैं, हमने बता दिया आपको गैसेस क्यों इंपॉर्टेंट है ना, ताकि टेम्परेचर वार्म रहे। अच्छा, अगर टेम्परेचर वार्म नहीं रहेगा, हमारा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, तो क्या प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम ये है, अभी जो हमारा टेम्परेचर है उसके एवरेज टेम्परेचर से -18 डिग्री तक जा सकता है हमारा टेम्परेचर, और ये सब जगह आप देखेंगे बर्फ ही बर्फ जम जाएगी। ऐसे में हम सर्वाइव नहीं कर सकते, ह्यूमंस या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस तरह से सर्वाइव करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। इसीलिए एक मात्रा में ये ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ आ गया इतना सा? यही लिखा था स्लाइड में। अब एडवांटेजेस की हम बात कर लेते हैं। क्या हो गया हमारा एडवांटेजेस? क्या है? टेम्परेचर मेंटेन करता है, जैसा कि मैंने आपको बोला। फिल्टर्स, सेकंड पॉइंट है, फिल्टर्स अनवांटेड सोलर एनर्जी एंड रेडिएट बैक हार्मफुल रेज। ये भी सही है। जो हमारी एक्स्ट्रा इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, जो हमारे काम नहीं आती है, जो एक्स्ट्रा हार्मफुल रेडिएशंस है, उसको क्या करता है? वो रेडिएट बैक कर देता है, वापस से हमारे स्पेस में भेज देता है, ठीक है। ग्रोइंग ऑफ सीजन क्रॉप्स, ऑफ कोर्स, जो हमने आगे देखा था ना, ग्लास का वो घर बना देते हैं। तो ऐसे क्रॉप्स जो ऑफ सीजन है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे क्यों जरूरत है ऑफ सीजन क्रॉप्स की? बहुत जरूरत होती है आजकल, आपको सबको पता है कितनी बीमारियों में नेचुरल थेरेपीज भी काम आ रही है, तो उन सब के लिए क्रॉप्स या कुछ भी प्लांट्स पूरे साल भर वो उग सके, ठीक है, ग्रो कर सके, इसलिए ग्रीन हाउस जरूरी है आपका। देन मेंटेन्स द वाटर लेवल एंड रेस्ट्रिक्ट्स आइस मेल्टिंग, ठीक है। एक अगर नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन रहे तो आइस भी मेल्ट नहीं होगी, ना हम पूरे आइस वाले हो जाएंगे। समझ आ गया? देन सोलर पावर्ड वाटर हीटर यूज द ग्रीन हाउस इफेक्ट टू हीट वाटर। ये तो एकदम सही बात है। ये हमें पता भी है कि जो सोलर वाटर हीटर्स होते हैं हमारे, जहाँ पर सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है, वहां पर बोला जाता है ना, वो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर काम करते हैं। ओके, एडवांटेजेस समझ में आ गए? चलिए, अब हम बात करेंगे आपके कि मैन मेड, अभी जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, आप ये देखिए, ये है ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारा। इधर पिक्चर में नेचुरल है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में ह्यूमन इनहैंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता रही थी ना अभी पीछे, जब हम सारी गैसेस के बारे में बात कर रहे थे, फर्टिलाइजर ज्यादा यूज कर दिए, पावर प्लांट्स लगा दिए, मशीन्स ले आए, ट्रांसपोर्टेशन में इतना हमारा गैसेस निकल रही हैं, ये देन फ्रिज में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, एसीज, कितनी सारी चीजें हैं जो ये सब रेडिएशन एमिट करती है, गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में एमिट करती हैं। इससे क्या हो रहा है? अब अगर आप देखेंगे, देखिए, है ना, ये वाला जो आप अगर देखेंगे, ये देखिए, ओके, ये देखिए, ये वाली पिक्चर में ये जो है हमारा, और देखिए इधर ग्रीन हाउस गैसेस एक नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इतनी सी थी। जब हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज बढ़ती गई तो देखिए इतनी सारी ग्रीन हाउस गैसेस हो गई। अब इतनी सारी ग्रीन हाउस गैसेस हो गई तो क्या होगा हमारा,
कि वो मोर रेडिएशंस जो एमिट कर रहे हैं, हमारा अर्थ जो एमिट कर रहा है ज्यादा रेडिएशंस, वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा गैसेस एब्जॉर्ब कर लेंगी। अब ज्यादा गैसेस एब्जॉर्ब कर लिया उसने, क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा रेडिएशंस भेज रहे हैं, तो हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, जो सरफेस है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, जितना नॉर्मली होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिससे क्या हो रहा है, आइस मेल्टिंग हो रही है, हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। काफी सारी चीजें हो रही है, इसीलिए कह रहे हैं ह्यूमन इनहैंस ग्रीन हाउस इफेक्ट इज नॉट गुड। नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत जरूरी है, लेकिन ह्यूमन इनहैंस ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। क्या होगा डिसएडवांटेजेस, ग्लोबल वार्मिंग होगी, सी लेवल इंक्रीज हो जाएगा, आइस मेल्ट हो जाएगी, सी लेवल इंक्रीज हो जाएगा, बहुत खतरनाक है। कितनी सारे हमारे जो सी लेवल पे घर होते हैं, हैबिटेशंस होती है, वो सब बह जाएगी। इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा, एग्रीकल्चर इम्पैक्ट भी आएगा, क्योंकि वेदर चेंज हो जाएगा हमारा, तो जो सीजनल क्रॉप्स हैं वो अच्छे से ग्रो कर नहीं पाएंगे। एग्रीकल्चर इम्पैक्ट समझ में आ गया। एक्वाटिक सिस्टम पे तो आएगा ही इम्पैक्ट, ठीक है, एक्वाटिक लाइफ पे इम्पैक्ट आएगा। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स, हमारी जितनी भी वाटर रिलेटेड साइकिल्स है उस पे इम्पैक्ट आएगा। हमारी हेल्थ पे तो इम्पैक्ट आ ही रहा है, आप देख रहे हैं, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, यूवी रेडिएशन ज्यादा पास कर रहे हैं, हमें कितने तरह के स्किन कैंसर्स हो रहे हैं, बीमारियां हो रही है। बहुत सारी चीजें हो सकती है अगर हमने ध्यान नहीं दिया और ये ह्यूमन इनहैंस ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता गया तो। समझ आ गया? चलिए अब आप ये देखिए इसमें क्या है। ओके, 2 मिनट बस। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, क्या ये सेम चीजें हैं? नो, ये सेम चीज नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग अराइज ड्यू टू, कब होती है अराइज इन टेम्परेचर, अराइज रेफर्स टू द rise in temperature surface of the earth। ग्लोबल वार्मिंग हमारी क्या होती है दोस्तों, जब हमारा अर्थ का टेम्परेचर राइज कर रहा है, उसके कारण जो हमारी टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, वो होता है हमारा ग्लोबल वार्मिंग। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। एन इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज लेड टू एन इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉल्ड एनहांस ग्रीन हाउस इफेक्ट, दिस रिजल्ट्स इन ग्लोबल वार्मिंग। समझ आ गया? यही बात मैं कह रही हूँ, ह्यूमन एनहांस ग्रीन हाउस इफेक्ट, जब ये गैसेस का नंबर बढ़ जाता है, गैसेस ज्यादा हो जाती है, मोर हीट एमिट हो रही है, हमारी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसको कहते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, समझ में आ गया? ये देखिए नेचुरल इतना सा था अगर आप बात करते हैं तो, और अगर हम ये देखें तो इनहैंस्ड इतना हो गया, और वो लीड करता है ग्लोबल वार्मिंग। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं हम सॉल्यूशंस टू इंक्रीजिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट। हम क्या सॉल्यूशंस ला सकते हैं? सॉल्यूशन सबसे पहले तो कि हम अवॉइड करें बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड हाउस होल्ड रेसिड्यू। हम जो कहते हैं ना कचरा जला देते हैं या लकड़ियां जला रहे हैं, हम उसको हम खत्म करें। सबसे पहले तो हम ऐसे मटेरियल्स यूज करना कम कर दें जो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस में ज्यादा योगदान देते हैं। ठीक है, एफॉरेस्टेशन करें, खूब पेड़ लगाएं, इको फ्रेंडली मटेरियल्स यूज करें, इंसिनरेशन करें, इंसिनरेशन प्लांट्स लगाएं। इंसिनरेशन प्लांट्स मतलब जो कचरे को अच्छे से रिसाइकिल कर सकता है, जला सकता है, मतलब जला एटमॉस्फेयर में उसकी हार्मफुल रेडिएशन या गैसेस एमिट ना करे बिना। ठीक है, देन पोल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमें करना जरूरी है, ये एक सोल्यूशन है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। देन हम यही सब मैंने इसमें भी लिखा है कि हम क्या कर सकते हैं, एसी, फ्रिज, इनका हम नॉमिनल यूज करें। ठीक है, देन हमारे जो ट्रांसपोर्ट के लिए हम व्हीकल्स यूज करते हैं उसमें हम प्रॉपर सर्विसिंग कराएं, ताकि अननेसेसरी जो धुआं निकलता है, एमिशंस होते हैं, वो ना हो, हार्मफुल गैसेस ना हो। देन हम फ्यूल ऐसे यूज करें जो हानिकारक ना हो। ये सब हम कर सकते हैं। और एज अ स्टूडेंट आपसे कुछ उम्मीद करते हैं कि आप लोग कुछ कैंपेन्स ऐसे करेंगे, कुछ आप ऐसी जागरूकता फैलाएंगे सोसाइटी में। ठीक है, स्टूडेंट यूनियंस होती हैं आपकी, उसके द्वारा आप लोगों में ये जागरूकता फैला सकते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण क्या क्या हो रहा है हमारे अर्थ को, और हमारे लिए और हमारी आगे वाली जनरेशन्स के लिए कितना ज्यादा खतरनाक है। हम इसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। समझ आ गया? और पेड़ लगाइए बहुत ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, एक छोटा सा कोट खत्म होते होते मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के बिना रह नहीं सकते, और ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा हो गया तो भी रह नहीं सकते। प्लीज इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है,
सो यस, आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन आपका आज एक पिक्चर फॉर्म में है। आप लोग मुझे ये बताएंगे कि ये जो फोटो है ये क्या कह रही है, ये कौन सा इफेक्ट है। ये हम रोज डेली लाइफ में कार में ऑब्जर्व करते हैं ये इफेक्ट दोस्तों। और आज जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड है ये, सो बहुत ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा आपको। आप लोग मुझे केवल कमेंट सेक्शन में ये मेंशन करिएगा ये जो कार के अंदर इफेक्ट है ये क्या इफेक्ट है, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। नेक्स्ट वीडियो में मैं तो जरूर से एक्सप्लेन करूंगी ही आपको ये, पर आपके फीडबैक का कमेंट सेक्शन में मुझे इंतजार रहेगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो ओजोन लेयर डिप्लीशन पे हम डिस्कस करेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, और जिसके एग्जाम है उनको ऑल द बेस्ट। बाय।